गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आइए स्टार्ट करते हैं प्रोग्रामिंग सी की क्लास। प्रोग्रामिंग सी में आज हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें से बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम। सी प्रोग्राम का बेसिक स्ट्रक्चर, सी प्रोग्राम में कैसे हम प्रोग्राम को डेवलप करते हैं सी लैंग्वेज में, आज हम इस वीडियो के माध्यम से सीखेंगे। साथ में इसके साथ साथ सी प्रोग्राम में प्रिंटफ, स्कैनफ जो हमने यूज किया था, इंक्लूड, स्टूडियो डॉट एच, कोनियो डॉट एच, इनको हम क्यों यूज करते हैं, कैसे यूज करते हैं, इनको हम क्यों प्रोग्राम के अंदर लिखते हैं, ये सब कुछ आज के वीडियो में हम जानने वाले हैं। पहले भी मैं बता चुका हूँ, कई लोगों ने पूछा था, तो वो इन्फॉर्मेशन भी मैं आज के वीडियो में आपको बताऊंगा। ओके, तो सी प्रोग्राम स्ट्रक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं एक एग्जांपल आपको बताना चाहूँगा। आप ध्यान दें कि जिस प्रकार से हम बिल्डिंग बनाते हैं, बिल्डिंग को बनाने के लिए हमें मैप की आवश्यकता होती है, नक्शा बनाना अनिवार्य होता है। यदि हम मैप नहीं बनाते हैं तो हमारी बिल्डिंग भी सही नहीं बनती। ठीक उसी प्रकार से सी लैंग्वेज में उसका स्ट्रक्चर भी इम्पोर्टेंस रखता है। यदि आपको सी लैंग्वेज में उसका स्ट्रक्चर आसानी से समझ में आ गया तो आप आसानी के साथ सी लैंग्वेज में प्रोग्राम को डेवलप कर सकते हैं। यदि आपको स्ट्रक्चर समझ में नहीं आया तो कहीं ना कहीं आपको प्रोग्राम डेवलप करने में प्रॉब्लम आएगी। तो आज हम वही स्ट्रक्चर सीखने जा रहे हैं जिससे आसानी के साथ आप प्रोग्राम को क्या कर सकें, डेवलप कर सकें। दूसरा एग्जांपल मैं आपको बताना चाहूँगा, जब भी पेंटर या कोई भी पेंटिंग ड्राइंग करता है, कोई भी पेंटिंग बनाता है, तो आपको मालूम है वो पेंटिंग जब बनाता है तो एक्चुअली उसमें डॉट डॉट यूज करता है, और ये उसका क्या होता है, आउटलाइन। आउटलाइन को तैयार करता है। जब आउटलाइन उसकी बन जाती है, सीधा उसके ऊपर वो उसको मूव करता है और वो आपकी पेंटिंग क्या हो जाती है, आसानी से क्या हो जाती है, डिजाइन हो जाती है, कलर कर देता है। तो उसी प्रकार से यदि हमको बेसिक स्ट्रक्चर उसका मालूम है तो आसानी के साथ प्रोग्राम को क्या कर सकते हैं, हम डेवलप। तो इसलिए सी प्रोग्राम का स्ट्रक्चर आना सभी स्टूडेंट के लिए बहुत जरूरी है। तो आज हम सीखते हैं कि क्या होता है सी प्रोग्राम का बेसिक स्ट्रक्चर। कई लोगों ने पूछा था कि सर प्रीवियस वीडियो में, मैं आपको यहाँ पे ये भी बता दूं, यदि आपने मेरे प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं तो ये समझ में नहीं आने वाला, और आप प्रीवियस की वीडियो देख लें। प्रीवियस वीडियो देखने के लिए आपको SICS चैनल पे जाना है। SICS चैनल के अंदर आपको प्लेलिस्ट में जाना है। प्लेलिस्ट में आप अपने सब्जेक्ट के अंदर जाइएगा। आपका सब्जेक्ट है प्रोग्रामिंग विद सी एंड C++। वहाँ पे सारे वीडियो मेरे पड़े, एक एक करके आप वीडियो देखिएगा। फर्स्ट वीडियो डेट वाइज देखिएगा, फर्स्ट वीडियो के बाद सेकंड, थर्ड, आपको पूरा कॉन्सेप्ट सी का समझ में आता है। जिन लोगों ने अभी तक पूरे वीडियो नहीं देखे हैं वो स्टार्टिंग से अभी तक वीडियो देखें, आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आता है। ओके, तो आइए अब स्टार्ट करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम। सी प्रोग्राम के स्ट्रक्चर क्यों यूज किया जाता है? तो स्ट्रक्चर इज ए ग्रुप ऑफ ए वेरिएबल। वेरिएबल का एक ग्रुप है, डिफरेंट डेटा टाइप में सीखेंगे। वेरिएबल डेटा टाइप को हम यूज करते हैं, रिप्रेजेंटेड बाय सिंगल नेम। एक सिंगल नेम में हम इसका क्या करते हैं, यूज करते हैं। यानी कि वेरिएबल डेटा टाइप का एक सिंगल नेम यूज देकर वो हम क्या यूज करते हैं, स्ट्रक्चर। दूसरी बात, सी में जो भी प्रोग्राम बनता है वो ब्लॉक से मिलकर बना होता है, बिल्डिंग ब्लॉक। विभिन्न प्रकार के ब्लॉक पाए जाते हैं। सी को प्रोग्राम बनाने के लिए क्या निर्धारित किए गए हैं, ब्लॉक्स। ये जो ब्लॉक्स होते हैं यही इसका कहलाता है स्ट्रक्चर। विभिन्न प्रकार के बिल्डिंग ब्लॉक्स का यूज करके सी के प्रोग्राम को डेवलप किया जाता है। तो आज हम सीखेंगे ब्लॉक कौन से हैं और किस ब्लॉक में हमको क्या वर्क करना है, कहाँ पे कौन सा वर्क करना चाहिए, ये ब्लॉक को हम जानेंगे। तो अब स्टार्ट करते हैं बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ ए सी प्रोग्राम। ये सी प्रोग्राम का बेसिक स्ट्रक्चर है। इसमें यदि बिल्डिंग ब्लॉक की मैं बात करूं, सबसे पहला ब्लॉक है इसका डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन। यानी कि डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन यूज फॉर कमेंट। डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन में हम क्या यूज करते हैं, कमेंट यूज करते हैं। कमेंट का मतलब क्या होता है, डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन का मतलब क्या होता है, तो आप पहले समझें, कॉपी में नोट करते चलें। डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन का मतलब है कि जो भी हम प्रोग्राम बनाने जा रहे हैं उस प्रोग्राम से रिलेटेड उसकी इंफॉर्मेशन को देना, किसने उसको प्रोग्राम को डेवलप किया,
किस उद्देश्य से बनाया गया, प्रोग्राम के बारे में अपने कमेंट या अपने लिए कोई डिस्क्रिप्शन या रिमार्क लिखना, ये डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन के अंतर्गत हम लिखते हैं। एक्चुअल में होता क्या है, जब भी आपने देखा होगा प्रोग्राम हम डेवलप करते हैं तो प्रोग्राम के अलावा हम उसमें एक पॉइंट भी नहीं लिख सकते हैं, एक कामा भी नहीं लगा सकते हैं, तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। यदि हम वो प्रोग्राम कुछ दिन के बाद यदि उसको रीयूज करते हैं या उसको मॉडिफाई करते हैं तो हमें स्वयं भूल जाता है कि हमने इसमें कौन सा लॉजिक यूज किया था, इसलिए हम उसको किस में लिख लेते हैं, कमेंट में। तो यदि हमको प्रोग्राम के अंदर कहीं भी कोई भी डिस्क्रिप्शन रिमार्क देना है हमको क्या यूज करना पड़ेगा, कमेंट। कमेंट क्यों यूज करते हैं, क्योंकि कंपाइलर जो होता है, जो प्रोग्राम को चेक करता है, कमेंट में लिखे गए कैरेक्टर या स्टेटमेंट को रीड नहीं करता है। कमेंट के रूप में आप कुछ भी लिख सकते हैं प्रोग्राम में, कंपाइलर उसको रीड नहीं करता है, कंपाइलर के लिए वो नथिंग। इसलिए हम क्या यूज करते हैं, कमेंट। अब मैं बात करता हूं कि जब भी हम प्रोग्राम स्टार्ट करें डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन में प्रोग्राम से रिलेटेड इंफॉर्मेशन और उसको किसने डेवलप किया ये हम दें। कमेंट जो यूज होती है प्रोग्राम में वो दो तरीके की होती है, एक होता है सिंगल लाइन कमेंट, सिंगल लाइन कमेंट। सिंगल लाइन कमेंट का मतलब है जब हमको एक ही लाइन में कोई कमेंट लिखना हो तो हम किसका यूज करते हैं, सिंगल लाइन कमेंट का यूज करते हैं। यदि हमको एक से अधिक लाइन में कमेंट देना है तो हम मल्टी लाइन कमेंट का यूज करते हैं। दो प्रकार की कमेंट यूज होती हैं सी लैंग्वेज में, सिंगल लाइन कमेंट। सिंगल लाइन कमेंट के लिए हम सीधा डबल फॉरवर्ड स्लैश यूज करते हैं और जो स्टेटमेंट देना होता है वो हम लिख देते हैं, तो सिंगल लाइन कमेंट कहलाती है। और मल्टी लाइन कमेंट में हम क्या यूज करते हैं, दूसरी जो होती है वो हमारी क्या है, मल्टी लाइन कमेंट। मल्टी लाइन कमेंट ये हमारी मल्टी लाइन कमेंट। ओके, मल्टी लाइन कमेंट यदि हमको लिखना है यानी कि एक से अधिक लाइन कमेंट में लिखना है तो उसके लिए हम मल्टी लाइन कमेंट यूज करते हैं। मल्टी लाइन के लिए आप फॉरवर्ड स्लैश और एस्टेरिस्क का यूज करेंगे और इसके बाद जो भी आपको कमेंट में देना है, इसमें एक से अधिक लाइन में हम कमेंट दे सकते हैं, लास्ट में आप एस्टेरिस्क ओके और फॉरवर्ड स्लैश। तो ये मल्टी लाइन कमेंट के लिए यूज करते हैं, यानी कि सी लैंग्वेज में दो प्रकार की कमेंट यूज की जा सकती है, सिंगल लाइन कमेंट और मल्टी लाइन कमेंट। डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन के अंतर्गत हम जो कुछ भी लिखते हैं कमेंट में लिखते हैं क्योंकि वो कंपाइलर उसको रीड नहीं करेगा। और क्या लिखते हैं, प्रोग्राम का नेम, किसने उसको डेवलप किया या कोई भी इंफॉर्मेशन प्रोग्राम से। ओके, अब यहाँ पे आप देखेंगे एज एग्जाम्पल भी हमने बताया है, ये देखिए यहाँ पे कौन सी है, जैसे सिंपल प्रोग्राम क्रिएटेड बाय बेस या आप अपना नाम लिख दें SICL, कुछ भी आप जो लिखना चाहें वो आप दे सकते हैं। लेकिन यहाँ पे कौन सा कमेंट यूज किया गया है, डबल फॉरवर्ड स्लैश लगा है यानी कि सिंगल लाइन कमेंट यूज किया गया है। यदि हम और एक ही लाइन में लिखा हुआ, यदि हम एक से अधिक लाइन लिखना होता तो हम क्या यूज करते, मल्टी लाइन। ओके, तो यहाँ पे आपका ये पहला ब्लॉक क्लियर हुआ डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन जिसमें हम कमेंट को यूज करते हैं। नेक्स्ट आता है लिंक सेक्शन। लिंक सेक्शन देखिए क्या होता है, इसका क्या है। लिंक सेक्शन की यदि मैं बात करूं, एक्चुअल में है क्या कि जिस प्रकार से आप BCA करने आए तो आपकी हेल्प के लिए यहाँ लाइब्रेरी प्रोवाइड की गई कि यदि आपको कुछ समझ में नहीं है तो आप बुक इशू करा लें, बुक से देख लें, लाइब्रेरी से भी हेल्प ले लें, तो आप लाइब्रेरी से अपनी हेल्प ले सकते हैं। उसी प्रकार से प्रोग्राम को डेवलप करने के लिए भी सी की लाइब्रेरी प्रोवाइड की कि कुछ उसमें के अंदर फंक्शन प्रोवाइड किए गए हैं जिनको आप डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। उस फंक्शन को अपने प्रोग्राम में जोड़ने के लिए हम क्या यूज करते हैं, लिंक सेक्शन। अब वो फंक्शन क्या है और कैसे लिंक करते हैं ये आइए सीखते हैं। सी के अंदर क्या पाई गई, सी की लाइब्रेरी। जैसा कि आपको मालूम है सी की लाइब्रेरी के अंदर बहुत सारे क्या पाए गए, फंक्शन। इसमें बहुत सारे फंक्शन दिए गए हैं, जो हमको आवश्यकता होती है उन फंक्शन को हम क्या कर लेते हैं,
यूज कर लेते हैं। प्रोग्राम में जिन फंक्शन की हमको जरूरत होगी वो फंक्शन हम यूज करते रहते हैं। अब उन फंक्शन को हमको अपने प्रोग्राम में लिंक करने की आवश्यकता होती है सी की लाइब्रेरी से, इसलिए हम इसको क्या करते हैं, लिंक सेक्शन। लिंक अब कैसे करते हैं ये समझते हैं। लिंक करने के लिए हम लिखते हैं #, इंक्लूड, और इसके अंदर उस फाइल का नाम जिस फाइल को हमको लिंक करना हो। सी लाइब्रेरी के अंदर बहुत सारी फंक्शन को रखने के लिए फाइल बनाई है। ये फाइल अलग अलग बनाई गई, जैसे एक फाइल हमारी बनी है studio.h, studio.h। कौन सी फाइल बनी है, studio.h। studio.h हम क्यों लिखते हैं, क्या कारण है, ये भी समझते हैं। studio.h सी की लाइब्रेरी में बनी हुई एक फाइल है, हेडर फाइल। एच का मतलब हेडर फाइल है। इसके अंदर बहुत सारे फंक्शन हैं। studio.h का जो फुल फॉर्म है वो है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल। इसका नाम पूरा हुआ स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल। इसके अंदर जो फंक्शन पाए गए हैं स्टैंडर्ड इनपुट और आउटपुट से रिलेटेड फंक्शन पाए गए, इनपुट और आउटपुट से रिलेटेड। क्योंकि जब भी हमें प्रोग्राम में इनपुट और आउटपुट की आवश्यकता होगी तो हमको ये फंक्शन यूज करना होगा, और ये फंक्शन किसमें पाए गए, studio.h में, इसलिए हमको studio.h फाइल को लगाना होगा। तो अभी तक मैंने जो भी प्रोग्राम बनाया है उसमें मैंने अभी तक इनपुट का यूज नहीं किया, लेकिन आउटपुट का यूज किया है, क्योंकि बिना आउटपुट के कोई प्रोग्राम बन ही नहीं सकता है। यदि हम आउटपुट का यूज नहीं करेंगे तो हमको कुछ आउटपुट नहीं मिलेगा। तो आउटपुट को देखने के लिए हमने कौन सा फंक्शन यूज किया है, आपको याद होगा कौन सा फंक्शन यूज किया है, कुछ याद आ रहा, printf। आउटपुट को यूज करने के लिए हमने क्या यूज किया है, printf। इसलिए यहाँ पे ये printf फंक्शन हम यूज करते हैं। और इनपुट के लिए जो हम यूज करेंगे फंक्शन वो है scanf। इसका अभी हमने यूज नहीं किया, लेकिन हम इसका आगे यूज करेंगे, scanf। यानी कि अब बात बिल्कुल क्लियर हो गई। सी की लाइब्रेरी के अंदर studio.h फाइल के अंदर इनपुट आउटपुट फंक्शन बने हुए हैं। जब भी हमको प्रोग्राम में इनपुट और आउटपुट की आवश्यकता होती है तो हम इस फंक्शन को यूज करते हैं। इन फंक्शन को यूज करने के लिए हमें इसकी हेडर फाइल को इंक्लूड कराना अनिवार्य होगा, तो इसलिए हम लिखते हैं studio.h। जब तक हम printf नहीं करेंगे तब तक हमको आउटपुट में कुछ नहीं मिलेगा। आपने देखा जो भी हमने अभी तक प्रोग्राम बनाया सब में मैंने printf यूज किया है, और किस लिए यूज किया है, आउटपुट के लिए यूज किया है। तो अब आपकी बात क्लियर हो गई। हम studio.h क्यों लगाते हैं, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल है, इसके अंदर इनपुट आउटपुट से रिलेटेड फंक्शन बनाए गए हैं, और जब भी हमको इनपुट आउटपुट से रिलेटेड फंक्शन की आवश्यकता होती है तो हम इस हेडर फाइल को क्या करते हैं, यूज करते हैं। अब होता क्या है, जब भी आप हेडर फाइल को प्रोग्राम में यूज कर लेते हैं, जब आप उसको कंपाइल करते हैं वो चेक करता है। इसके बाद जैसे ही आप रन करते हैं तो सी की लाइब्रेरी में जाता है कंपाइलर, और सी की लाइब्रेरी में जो भी आप यहाँ हेडर फाइल लिखते हैं उस हेडर फाइल को ढूंढता है। उस हेडर फाइल से रिलेटेड जो भी आप फंक्शन यूज करते हैं, जैसे हमने printf फंक्शन यूज किया तो उस printf फंक्शन को यूज करता है। ये फंक्शन क्यों बनाए गए हैं, क्योंकि इनपुट आउटपुट तो आपको हमेशा आवश्यकता ही है। कोई भी प्रोग्राम बनाएंगे तो उसमें हमको इनपुट आउटपुट की आवश्यकता है, और इसीलिए ये प्रीडिफाइंड फंक्शन है, पहले से ही की लाइब्रेरी में बना दिए गए हैं, और इनको हम डायरेक्ट क्या कर लेते हैं, यूज कर लेते हैं। इनको यूज करने का तरीका क्या है ये हम प्रोग्राम को बनाते समय देखे हैं, और आगे जब भी हम प्रोग्राम बनाएंगे तो हम सीखेंगे। तो आपकी ये बात क्लियर हो गई कि हम printf यूज क्यों करते हैं, क्योंकि ये प्रीडिफाइंड फंक्शन है, कहाँ पे बना है, सी की लाइब्रेरी में बना हुआ है, किस हेडर फाइल के अंदर बना हुआ है, studio.h हेडर फाइल के अंदर बना हुआ है। इसका यूज क्या है, आउटपुट फंक्शन है। जब भी हमें प्रोग्राम में आउटपुट के रूप में, रिजल्ट के रूप में कोई स्टेटमेंट प्रिंट करना होता है तो हम किसका यूज करते हैं, printf फंक्शन का यूज करते हैं। और जब भी हमें प्रोग्राम में इनपुट करना होगा तो हम क्या यूज करेंगे, इनपुट। ओके, तो ये बात हो गई किसकी, studio.h की। ऐसे ही यदि मैं बात करूं तो conio.h। अब हम conio.h का यूज क्यों करते हैं, ये भी सी की लाइब्रेरी में ही बनी हुई फाइल है, और इसके अंदर जो फंक्शन बने हैं conio.h का पहले तो कॉपी में फुल फॉर्म नोट कर लीजिए,
कंसोल इनपुट आउटपुट, कंसोल इनपुट आउटपुट से रिलेटेड, कंसोल मतलब जिसमें हम आउटपुट देखते हैं वो विंडो, जब हमको उस विंडो को क्लियर करना होता है तो मैंने आपको बताया CLR एक फंक्शन होता है क्लियर स्क्रीन, CLR जिसको आपने यूज किया उसको हम यूज करते हैं। दूसरा एक होता है गेट CH, आपने ध्यान दिया होगा, एक गेट CH, ये भी एक फंक्शन हमने यूज किया था। यदि हमको क्लियर स्क्रीन और गेट CH यूज करना है, CL SCR और गेट CH, तो ये दोनों फंक्शन हमारे किसमें बने, conio.h में। तो इन फंक्शन को जब हमको यूज करना होता है तो हम कौन सी हेडर फाइल यूज करते हैं, conio.h। जब हमको ये फंक्शन यूज करना होता है तो हम कौन सी फाइल यूज करते हैं, studio.h। ओके, ये दोनों फंक्शन किसमें है, conio.h में है। ओके, इसलिए हम यूज करते हैं conio.h, क्योंकि हमको प्रोग्राम में क्लियर स्क्रीन और गेट CH की भी आवश्यकता होती है। क्लियर स्क्रीन आउटपुट स्क्रीन को क्लियर करने के लिए हम यूज करते हैं, और गेट CH हम क्यों यूज करते हैं कि Alt F5 हमको ना करना पड़े, सीधे आउटपुट कंसोल विंडो में हम जंप करें। ओके, तो ये बात आपको क्लियर हो गई। तो आपसे भी आपसे अब कोई भी पूछता है कि studio.h क्यों यूज करते हैं, तो उसका फुल फॉर्म आप बताइए उसको। स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल है, सी की लाइब्रेरी में बनी हुई एक फाइल है, इसके अंदर इनपुट आउटपुट से रिलेटेड फंक्शन बनाए गए हैं जिनका नाम है printf और स्कैनर। जब ये फंक्शन को हमको अपने प्रोग्राम में यूज करना होता है तब हम कौन सी फाइल यूज करते हैं, studio.h। conio.h क्यों यूज करते हैं, conio.h को मतलब कंसोल इनपुट आउटपुट हेडर फाइल, ये फाइल भी सी की लाइब्रेरी में बनी हुई है। जब इसके रिलेटेड फंक्शन को हमको अपने प्रोग्राम में यूज करना होता है तो हम conio.h यूज करते हैं। इसके अंदर कौन से फंक्शन बने हैं, तो आप बताएंगे क्लियर स्क्रीन और आपका गेट। ये जो भी मैं बोल रहा हूँ आपको इसको नोट कर लेना है कॉपी में, आपको याद होना चाहिए। आपसे मैं भी कभी पूछ सकता हूँ कि हम conio.h क्यों लगाते हैं, studio.h क्यों लगाते हैं, तो आपको बताना होगा। इनका फुल फॉर्म क्या है ये भी आपको पता। ओके, लेकिन कमेंट सेक्शन जो था हमारा ऑप्शनल सेक्शन था। ऑप्शनल का मतलब होता है कि हम उसको लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते। इसलिए अभी तक जो भी हमने प्रोग्राम बनाए उसमें मैंने अभी डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन का यूज नहीं किया। लिंक सेक्शन आपका एक तरह से कंपलसरी और ऑप्शनल दोनों है, क्योंकि कुछ कंपाइलर जो हैं वो इसको सपोर्ट नहीं करते। आप हेडर फाइल नहीं भी देते हैं, कुछ हेडर फाइल तो वो ले लेते हैं, लेकिन बाकी में आपको हेडर फाइल देना अनिवार्य होता है, इसलिए इसको हम कंपलसरी बोल सकते हैं। तो हम इसको क्या मानते हैं कि लिंक सेक्शन हमारा क्या है, कंपलसरी। ओके, इसको हमको देना ही पड़ता है। तो ये हमारा कंपलसरी सेक्शन हुआ और ये हमारा क्या हुआ, डॉक्यूमेंटेशन आपका ऑप्शनल। तो इसलिए हमने अभी तक जो भी प्रोग्राम बनाए मैंने लिंक सेक्शन उनमें जरूर यूज किया है, यानी कि स्टूडियो conio का यूज मैंने जरूर किया। ओके, अब बात करें डेफिनेशन सेक्शन की, तो ये तो हम अभी आगे पढ़ेंगे, इसको अभी हमें यूज नहीं करना है। क्या होता है डेफिनेशन सेक्शन, मैं आगे आपको समझाऊंगा, तो मैं बताऊंगा कि स्ट्रक्चर में हम इसको आगे पढ़ेंगे। ग्लोबल डिक्लेरेशन भी हम आगे पढ़ेंगे, इसका यूज भी हमारा आगे। तो आपको जो अभी यूज करना है डॉक्यूमेंटेशन, लिंक सेक्शन, और लिंक सेक्शन के बाद सीधा आप जंप करेंगे मेन। मेन फंक्शन तो आपको लिखना ही है, ये आपका कंपलसरी फंक्शन है। बिना मेन फंक्शन के कोई भी प्रोग्राम आपका नहीं बन सकता है सी लैंग्वेज में। यदि आपको कोई भी छोटा से छोटा प्रोग्राम भी बनाना है तो उसमें मेन फंक्शन का होना अनिवार्य है। क्योंकि अभी तक आपने देखा होगा बिना मेन फंक्शन के हमने कोई भी प्रोग्राम नहीं बनाया। ऐसा क्यों, क्योंकि जो कंपाइलर है वो किसको जानता है, मेन फंक्शन को जानता है। मेन फंक्शन प्री डिफाइंड फंक्शन है, पहले से बना हुआ फंक्शन है। कंपाइलर सीधा मेन फंक्शन पे जंप करता है, फिर मेन फंक्शन जैसे इंस्ट्रक्शंस पास करता है वैसे ही कंपाइलर हमारा वर्क करता है। ओके, तो इसलिए हमको मेन फंक्शन कंपलसरी फंक्शन है और इसको बनाना ही है। मेन फंक्शन के बाद जस्ट कर्ली ब्रेस आपको यूज करना है, और इसके अंदर दो पार्ट होते हैं मेन फंक्शन में, डिक्लेरेशन पार्ट और एग्जीक्यूटेबल पार्ट।
मेन फंक्शन के अंदर दो पार्ट यूज होते हैं, डिक्लेरेशन पार्ट और एग्जीक्यूटिव पार्ट। डिक्लेरेशन पार्ट जैसा कि हमने यूज किया है इंट ए बी सी, ये डिक्लेरेशन पार्ट होते हैं, यानी कि डिक्लेयर करना, ये आपका डिक्लेरेशन पार्ट हुआ। और एग्जीक्यूटिव यदि मैं पार्ट की बात करूं तो एग्जीक्यूटिव पार्ट जैसे हम लिखते हैं ए प्लस बी, ये एग्जीक्यूटिव पार्ट हमारा कहलाएगा, क्योंकि इसको क्या होना है, एग्जीक्यूट होना है, तो ये हमारा एग्जीक्यूटिव पार्ट कहला जाएगा। और ये हमारा एग्जीक्यूटिव पार्ट है, और ये हमारा क्या कहलाएगा, डिक्लेरेशन पार्ट। डिक्लेरेशन पार्ट में हम ये डिक्लेयर करते हैं कि हम कौन से वेरिएबल यूज करना चाह रहे हैं और उनका टाइप क्या होगा, किस प्रकार की वैल्यू को होल्ड करेंगे, ये डिक्लेरेशन पार्ट। लेकिन आप ये ध्यान रखेंगे, हमेशा जिस सीक्वेंस में लिखे हैं ब्लॉक, उसी सीक्वेंस में आपको यूज करना होगा कि आप पहले डॉक्यूमेंटेशन, फिर लिंक सेक्शन, फिर मेन। ऐसा नहीं कर सकते हैं कि पहले मेन लिख दें, फिर लिंक सेक्शन लिख दें, बाद में डॉक्यूमेंटेशन। डॉक्यूमेंटेशन तो कहीं भी मान लो दिया जा सकता है, क्योंकि वो कमेंट में है। कमेंट तो आप कहीं पे भी दे सकते हैं प्रोग्राम में, लेकिन पहले इसकी बात की जाए तो लिंक सेक्शन पहले होगा और फिर बाद में मेन फंक्शन। ऐसा नहीं लिंक सेक्शन बाद में हो और मेन फंक्शन पहले हो। मेन के अंदर भी आपको ध्यान रखना है, पहले डिक्लेरेशन पार्ट, बाद में एग्जीक्यूटिव। आप ऐसा नहीं कर सकते कि एग्जीक्यूटिव पहले कर दें और डिक्लेरेशन बाद में। ये भी आप बात समझ में आ गई। तो अब जो हमारे प्रोग्राम बनेंगे सीधे डॉक्यूमेंटेशन, लिंक सेक्शन और मेन। अब हम मेन क्यों लिखते हैं ये भी मैंने आपको बता दिया, क्योंकि प्री डिफाइंड फंक्शन है, कंपाइलर मेन को ही जानता है, मेन के अंदर आता है, मेन के अंदर जो भी स्टेटमेंट लिखे होते हैं उनको लाइन बाय लाइन क्या करता है, एग्जीक्यूट करता है। और नेक्स्ट ब्लॉक, ये हमारे ब्लॉक हुए, पहला ब्लॉक हुआ, दूसरा ब्लॉक हुआ, तीसरा ब्लॉक अभी हमें यूज नहीं करना, इसका यूज हम आगे बताएंगे। चौथा ब्लॉक भी अभी यूज नहीं करना, आगे बताएंगे। ये हमारा पांचवा ब्लॉक हुआ। पांचवें ब्लॉक में हमारा मेन है, इसको हमको यूज करना है। और छठवें ब्लॉक में हमारा सब प्रोग्राम है, जो डिफाइंड फंक्शन, इसको भी अभी हमें यूज नहीं करना है। आगे जब भी हम पढ़ेंगे इसको हम आगे यूज करेंगे और इनका यूज भी हम आगे आपको बताएंगे। ये सारे ब्लॉक आपके ऑप्शनल हैं, जिनको हम यूज नहीं कर रहे हैं, ये ऑप्शनल हैं, तभी तो हम इनको यूज नहीं कर रहे। इनमें कंपलसरी यदि मैं बात करूं तो दो ही ब्लॉक निकल के आ रहे हैं हमारे, लिंक सेक्शन और मेन सेक्शन। यानी कि जब भी हम प्रोग्राम बनाते हैं तो लिंक सेक्शन और मेन सेक्शन का यूज करते हैं, इसलिए इम्पोर्टेंट पार्ट है। यहाँ पे जैसे हमने लिंक सेक्शन ये यूज किया, ये अभी हम डिक्लेरेशन और इसका यूज कर नहीं रहे, इसका यूज हम आगे करेंगे, इसलिए आगे समझेंगे। यहाँ पे हम मेन यूज कर रहे हैं तो मेन फंक्शन हुआ, मेन फंक्शन के अंदर ये डिक्लेरेशन पार्ट मान सकते हैं, ये एग्जीक्यूटिव पार्ट है, इसमें इसका यूज अभी हमको करना नहीं है। ओके, तो अभी तक जो भी हमने प्रोग्राम बनाए उनको अब इस स्ट्रक्चर से आपको एनालाइज करना है, इस स्ट्रक्चर से मैच करना है कि आपने डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन यूज किया है कि नहीं किया, किया है तो कौन से स्टेटमेंट है, लिंक सेक्शन यदि आपने यूज किया है तो कौन से स्टेटमेंट है, मेन फंक्शन में डिक्लेरेशन पार्ट कौन सा है, एग्जीक्यूटिव पार्ट कौन सा है, ये आपको डिसाइड करना है। ये आपको अब अपने किसमें देखना है, जो प्रोग्राम हमने अभी तक बनाए हैं, और स्ट्रक्चर ऑफ दी प्रोग्राम से उसको मैच करना है। मैच करने के बाद आप एनालाइज करिएगा, देखिएगा। इसके बाद यदि आपको कहीं पे प्रॉब्लम है स्ट्रक्चर ऑफ दी प्रोग्राम में, आप मुझे कमेंट करिएगा और बताइएगा। लेकिन अभी तक जो मैंने प्रीवियस वीडियो के आउटपुट्स आपसे मांगे थे, किन्हीं ने नहीं भेजा, कुछ लोगों ने भेजा था। आप एक बार ट्राई करिए, साथ में चलाइए, क्योंकि मैं आपको ये भी क्लियर कर दूं कि आप यदि मेरे साथ नहीं पढ़ेंगे तो आपको बाद में समझ में नहीं आएगा। और मैं यदि क्लास स्टार्ट भी होती हैं तो इसके आगे ही स्टार्ट करूंगा। मैं जो पढ़ा दिया इसमें वो प्रीवियस में नहीं पढ़ा। उसका रीजन है क्योंकि आपका सिलेबस चेंज हो चुका है, 3 सब्जेक्टों को मिलाकर एक सब्जेक्ट किया गया है। प्रोग्रामिंग सी, एडवांस सी और सी प्लस प्लस को मिलाकर आपको एक सब्जेक्ट बनाया गया है, प्रोग्रामिंग विद सी एंड सी प्लस प्लस। तो हमको सी भी सीखना है, एडवांस सी भी सीखना है और सी प्लस प्लस। थोड़ा सा मेहनत तो करनी पड़ेगी, स्पीड के साथ पढ़ना पड़ेगा।
तो इसलिए हम बैक में जाके नहीं पढ़ा सकते, आप पढ़ते जाएं, जहां भी प्रॉब्लम है आप बताएं, कमेंट करें, मैसेज करें, मैं आपको रिस्पॉन्स देने की फुल कोशिश करूँ। ओके, तो आज की क्लास में यहीं पर क्लोज कर रहा हूँ। आपको इस पे वर्क करना है, जो भी हमने प्रोग्राम बनाए हैं